लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है, एक बेसिक डील। उसके बाद अब हम जो है क्वांटम नंबर सीख लेने के बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। आज उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले अपने को एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरा कैसे जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरने के जो 3 रूल हैं, उन 3 रूल को डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बात ये है कि अपने 4 क्वांटम नंबर पढ़े, उन 4 क्वांटम नंबर में भी आप लोगों को बोला कि ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वांटम नंबर जो थे वो 3 क्वांटम नंबर थे। और अगर उन 3 क्वांटम नंबर में भी अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के सेट को बताता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग बोलें तो बाकी जो 2 क्वांटम नंबर अपने पास बचे, ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो उन 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। तो एक बात तो पहले बहुत अच्छे से अपने दिमाग में इसे बैठाइए, ठीक है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर as well as azimuthal quantum number, azimuthal quantum number। एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, वो करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग सीखेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप, तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उस रूल को बोला जाता है n+l एनर्जी रूल या n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है भाई कि जो ऑर्बिटल के लिए जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसका सम कर दिया जाए। जो उसका प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर है उस ऑर्बिटल का, उसका सम कर दिया जाए, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में n+l का जो सम है, ठीक है, सम ऑफ n+l, सम ऑफ n+l की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा। सम ऑफ n+l की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग बोलें, अगर 2 केस, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ n+l इज सेम, ठीक है, 2 ऑर्बिटल ऐसे भी मिल सकते हैं जिस पे n और l का सम करने पे वो वैल्यू सेम आ रही हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जिस ऑर्डर में n बढ़ेगा, जिसका n ज़्यादा होगा जिस ऑर्बिटल का, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, n+l रूल क्या है, हम लोग उस ऑर्बिटल के n और l प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम करेंगे, और सम करने पे जिस केस में वैल्यू ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होगा कि 2 केस में n और l की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में जिसका n ज़्यादा होगा, फिर l को भूल जाइए एक बार के लिए, जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको हम लोग n+l रूल बोलते हैं, ठीक है। अब उसी रूल के अकॉर्डिंग एक अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, क्वेश्चन क्या है अपना, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आप लोगों को दिया है 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, ठीक है।
N+L रूल के अकॉर्डिंग आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखें। पहले आप अपना ट्राई करिए, फिर मैं अपना बताता हूँ इसको। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका N+L, ठीक है, इसका N लिखते हैं, इसका L लिखते हैं, ठीक है। N तो साफ साफ दिख ही रहा है, 3 3 3 4 एंड 4। उसके बाद अगर L की बात करें तो S का L होगा 0, P के लिए L होगा 1, D के लिए L होगा 2, S के लिए 0, P के लिए 1। इन सब का अगर जोड़ते हैं N+L को लिखते हैं तो इसकी वैल्यू बनी 3, इसकी बनी 4, इसकी बनी 5, इसकी वैल्यू बनी 4, इसकी वैल्यू बनी 5। तो बताइए सबसे कम N+L किसका है? 3s का, ठीक है। सबसे कम जो N+L है वो है 3s का। तो सबसे कम एनर्जी जो बनेगी, सबसे एनर्जी ऑर्डर में जो सबसे पीछे होगा वो होगा 3s, ठीक है। 3s के बाद अगर अपने बात करें उसके बाद जैसे इसका 4 है और इसकी वैल्यू भी क्या है? 4 है, लेकिन ऐसे केस में इसका n कितना है? 3, इसका n कितना है? 4, ठीक है। तो इस केस में जब N+L का सम अगर बराबर बन रहा हो तो हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू किसकी कम है, ठीक है। तो 3p का n कम है, उसकी एनर्जी कम है, 4s का n ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब 4s आएगा ना कि 3d, क्योंकि 3d का N+L 5, 4s का N+L 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू भी कितनी है? 5, ठीक है। तो 3d और 4p में अगर अपने कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी ऑर्डर बनेगा, एनर्जी के ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा 3d, क्योंकि इसका n कम है। फिर आएगा आपके पास 4p। तो अपना जो एनर्जी ऑर्डर बनेगा उसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3s से ज़्यादा होगा 3p, 3p से ज़्यादा होगा 4s, 4s से ज़्यादा होगा 3d, 3d से ज़्यादा होगा 4p। किस रूल के अकॉर्डिंग लिखें? N+L रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें N+L जितना छोटा एनर्जी कम, N+L जितना ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। N+L का सम अगर बराबर तो उस केस में जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। हाँ भाई, उसके बाद अपने देखते हैं कि इसी चीज़ को हम लोग एक और शॉर्टकट तरीके से याद रखते हैं, ठीक है। N+L बाल बाल ना देकर उसको एक शॉर्टकट तरीके से याद रखते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को जो मैं यहाँ बना रहा हूँ वो बनाना होगा, ठीक है। आप पहले लिखिए 1s, ठीक है, फर्स्ट में केवल 1s है आपके पास। फिर लिखिए आप 2s 2p, फिर लिखिए आप 3s 3p 3d, उसके बाद लिखिए आप 4s 4p 4d 4f, उसके बाद लिखिए आप 5s 5p 5d 5f, उसके बाद लिखिए आप 6s 6p, फिर लिखिए 6d, फिर लिखिए 6f, फाइनली 7s और 7p। इससे आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान की दया से जितने एलिमेंट्स हम लोगों को बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, वो इतने में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं क्या करना है। आप लोग इस टाइप से तिरछी लाइन खींचते जाइए, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे इस लाइन के अंडर आ रहा है वही आपको क्रॉस करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी लाइन ऐसे कहीं तिरछी क्रॉस कर रही हो, बिल्कुल। उसके बाद आप लोग 3s 3p इधर देखिए, हाँ, इस पे आप एरो बना लीजिए इधर, ठीक है। यहाँ पूंछ से स्टार्ट करिए, टेल से स्टार्ट करिए और हेड की तरफ जाइए। जहाँ हेड ख़त्म हो रहा है दूसरे टेल पे आइए, हेड की तरफ जाइए, फिर यहाँ टेल पे आइए और हेड की तरफ जाइए, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हम लोग जो भी इस ऑर्डर में जाने के दौरान जो जो ऑर्बिटल आते जाएंगे वही उसका एनर्जी ऑर्डर बनेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर अपने देखें तो सबसे पहले कौन आ रहा है? 1s, ठीक है। 1s के बाद कौन आ रहा है? 2s, 2s के बाद कौन आ रहा है? यहाँ पे आ गए 2p, 2p के बाद कौन आ रहा है? 2p के बाद 3s, ठीक है। 3s के बाद 3s पे यहाँ ख़त्म हुए, यहाँ आ गए 3p 4s, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3p, फिर आएगा आपके पास 4s। 4s के बाद जो आ रहा है, ठीक है, 4s के बाद आ रहा है आपके पास 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ठीक है। 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ठीक है। और 5s के बाद जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 5s के बाद आप यहाँ आ गए, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है 4d, 4d के बाद आपके पास आ रहा है 5p, 5p के बाद आपके पास आ रहा है 6s, ठीक है। और 6s के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है
4f, ठीक है। 4f के बाद जो आ रहा है वो आया 5d, 5d के बाद जो आया वो 6p, उसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो है 7s, ठीक है। 7s के बाद आप देखिएगा यहाँ एक लाइन और खींच दे रहे थे, ठीक है। 7s के बाद आपके पास आया 5f, 5s के बाद आया आपके पास 6d, 6d के बाद 7p। तो इतना एनर्जी ऑर्डर आप लोग जो है अपनी कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d और 7p, वही ऑर्डर वहाँ लिखा है, ठीक है। इस ऑर्डर को आप लोग जो भी अब बिगनिंग कर रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, इस ऑर्डर को बाई मेमोरी बहुत अच्छे से याद, मतलब आपको उसे बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जैसे ही बोला जाए कम से कम ये एनर्जी ऑर्डर आपको उसी टाइम इंस्टेंटली याद होना चाहिए, ये बनाने करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग जो सबसे बड़ी बात है, एक तो बस वही है, ज़्यादातर चीज़ें तो SPDF इस ऑर्डर में चल रही है, दूसरा 1 2 3 के ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। तो वही है 1 से 2s 2s से 2p, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस जो ध्यान रखने वाला है कि जो D की शुरुआत हो रही है, जैसे 3D है तो वो 4s के बाद आ रहा है, ठीक है। जो 4D है वो किसके बाद आ रहा है, 5s के बाद आ रहा है, ठीक है। तो D वाला एक सेल कम हो जा रहा है, जैसे 4s के बाद 3D आ रहा है, 5s के बाद जो है 4D आ रहा है। और इसको तो मैं बेचारा बोलूँगा F को, ठीक है। बेचारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो इवन 4s के बाद भी नहीं आ रहा, 5s के बाद भी नहीं आ रहा, डायरेक्ट 6s के बाद आ रहा है, 2 के गैप के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसको बेचारा वर्ड करके याद रख लो, ठीक है। तो जब भी दिमाग में आए 4f तो दिमाग में आए 4f तो बेचारा है, बेचारा है किसके, क्यों बेचारा है उसका थोड़ा सा दिमाग में आ ही जाएगा अल्टीमेटली अगर याद करने की कोशिश करोगे। 4f जो है वो इवन 5s के बाद भी नहीं आ रहा, वो किसके बाद आ रहा है, 6s के बाद। उसी टाइप से 5f जो है वो किसके बाद आ रहा है, 7s के बाद, ठीक है। तो आप लोग इस एनर्जी ऑर्डर को बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तो जैसे लग रहा है बोलते जा रहे हैं वैसे ही आ रहा है। 3D का आपको पता है कि कुछ डिफरेंस आएगा, तो आप 3D को हटाइए, 4s लिखिए, 4s के बाद 3D, ठीक है। 3D के बाद चलो आप 4s वाली बात को पकड़िए, 4s के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद वापस 4D, ठीक है। फिर 5p 6s। अब जहाँ 6s आएगा, 6s के जस्ट बाद क्या आपको बेचारा वर्ड याद आना चाहिए, ठीक है, कि 6s के बाद बेचारा 4f, फिर 5D, फिर 6p, उसके बाद 7s 5f 6d और 7p। ये एनर्जी ऑर्डर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक टाइप से n+l रूल को फॉलो करते ही बना है। ये जो आप लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हो इसमें एक्चुअली इधर तिरछा चलने पे n भी आ जा रहा हो, l भी आ जा रहा है, उसी ऑर्डर में ये बना हुआ है, n+l के ऑर्डर में, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो तो ठीक है, इसको बना के याद करना होगा, 1 2 3 बार तो इसको बना के याद करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोग डायरेक्टली वो ऑर्डर लिख पाएँ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये चीज़ें स्किप नहीं होनी चाहिए। क्लास में तो मैं इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं स्किप करने देता, ठीक है। बच्चों को बार बार कम से कम 5-10 बच्चों को बोर्ड पे बुलाता हूँ, उनसे बार बार लिखवाता हूँ कि वो एनर्जी ऑर्डर लिखो, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी कॉपी खोलिए, उस पर वीडियो पॉज करके 3 बार 4 बार उसको सही से लिखने की कोशिश करें और देखेंगे आपने उसको सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, जो 11th वाले बच्चों के लिए तो नहीं काम किए फ़िलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ टारगेट वाले बच्चे या जो आगे के बच्चे हैं वो देख रहे हैं अगर, ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो NCERT में मेंशन है और उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, स्पीसीज में मेरा मतलब है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक केस में जो होता है, ठीक है, उस केस में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
क्या बोला भाई, अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के केस में जो अभी हम लोग N+ रूल फॉलो किए वो नहीं फॉलो होता, ठीक है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। मेरे पास 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, ठीक है, 3p है, 3d है, ठीक है, उसके बाद 4s है, 4p है, 4d है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे केवल डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और डिपेंड किस सेंस में कर रहा है कि n बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, ठीक है, उसमें भी वैसा ही कुछ था। तो बात यह है कि जैसे यहाँ से यहाँ n बढ़ गया तो इसका मतलब 1s से एनर्जी 2s की ज़्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन 2s 2p इन दोनों का n क्या है, सेम है तो इनकी एनर्जी भी बराबर है, ठीक है। इस केस में आप ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाओगे बल्कि इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आपका n बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन 3s 3p 3d इन सब की एनर्जी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि तीनों का n जो है वो बराबर है। इस केस में केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जो है एनर्जी डिपेंड करती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक केस के लिए, ठीक है। उसके बाद 4s हो गया तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, लेकिन 4s 4p और 4d इन तीनों की एनर्जी जो है बराबर होगी। उसी 4d की बराबर नहीं होगी, इवन 4d के साथ साथ 4f भी उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो पिछला एनर्जी ऑर्डर मैंने लिखवाया था, हमें याद तो वही रखना है, ध्यान वही रखना है, काम वही आएगा। लेकिन हाइड्रोजन के केस में आप लोगों को इस बात को अलग से याद रखना होगा कि उस केस में जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। ये NCERT का पॉइंट है और इससे रिलेटेड PMT में IIT में लास्ट के कई साल में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑर्डर बनेगा 1s से ग्रेटर 2s, लेकिन 2s 2p बराबर, उससे बड़ा 3s, लेकिन 3s 3p 3d बराबर, उससे बड़ा 4s, लेकिन 4s 4p 4d और 4f बराबर, ठीक है। इसको नोट करिए। हाँ भाई, हाँ, अब मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल हमने लिख लिया। अब उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर करनी है वो है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल में भरे कैसे जाते हैं, उनको कौन डिसाइड करता है कि किस ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना है, रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोगों के पास 3 रूल हैं, वो 3 रूल गवर्न करते हैं, 3 रूल डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे भरे जाएंगे, ठीक है। अब मेरी एक छोटी सी बात को समझिए, सुनिए अच्छे से, ठीक है। हमारे सामने क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हमारे सामने एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, ठीक है। उन्हीं 3 क्वेश्चन का वो 3 रूल आंसर है, ठीक है। क्या 3 क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, एक ऑर्बिटल में, सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने उठेगा कि अलग अलग ऑर्बिटल में कैसे भरना है, ठीक है। अब अलग अलग ऑर्बिटल की आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी 2 केस होंगे, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के भी हो सकते, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, और अलग अलग एनर्जी के भी हो सकते, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अल्टीमेटली अपने पास है। कौन से क्वेश्चन, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, सेम एनर्जी के अलग अलग ऑर्बिटल में, एनर्जी सेम है, डीजनरेट है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, और अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन का अगर हम आंसर कर देते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना सीख जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं 3 क्वेश्चन को 3 रूल आंसर करते हैं कि हमें कैसे भरना है, किसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 रूल हैं जो डिसाइड करते हैं, गवर्न करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में कैसे भरे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो हम लिखेंगे पॉलीज रूल, पॉलीज रूल, ठीक है। अब पॉलीज रूल की एक्चुअली मैं आप लोगों को 2 स्टेटमेंट लिखाऊंगा, ठीक है। एक तो जो इसकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट है, फिर उसको मैं सिंपल करके बहुत लड्डू टाइप बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो पॉलीज रूल क्या है, पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेन स्टेटमेंट है वो सुनिएगा। पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। किसी एटम में कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए, ठीक है। किसी एटम में कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिसके चारों क्वांटम नंबर क्या हो रहे हो, सेम हो रहे हो, कोई ना कोई तो डिफरेंस होना ही होगा,
ठीक है। अच्छा आगे देखिए पॉलीज रूल क्या बोला मैं आप लोगों को, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, no two electrons in an atom can have same set of all four quantum numbers, same set of all four quantum numbers, ठीक है। no two electrons in an atom can have same set of all four quantum numbers, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक तो इसको रट लिया कि भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, वो भी एक एटम में, ठीक है। तो अब अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ आप लोगों को, इसको समझिएगा, इसमें मजा आएगा आपको, ठीक है। मान लो मैंने एक ऑर्बिटल डिजाइन कर लिया यहाँ पे, इस ऑर्बिटल को मैंने बोला 3s, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कोई भी ऑर्बिटल अगर मैं लिखता हूँ तो उसके 3 क्वांटम नंबर मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, उसके 3 क्वांटम नंबर डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तभी मैं उस ऑर्बिटल पे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो इसका n कितना हुआ 3, s है तो l कितना हुआ 0, l 0 है तो m भी कितना हुआ 0, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने इसके 3 क्वांटम नंबर तो इस ऑर्बिटल के फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूँ इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरा, एक इलेक्ट्रॉन भरा मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसकी स्पिन कर दी मैंने +1, कोई तकलीफ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन तो हमें भरना ही होगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो भरना ही है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसकी स्पिन हो गई +1, ठीक है। अब उसके बाद अब मेरा और इलेक्ट्रॉन भरना है, और इलेक्ट्रॉन भरना चाह रहा हूँ उसमें, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन उठेंगे कि मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम स्पिन का भर दिया, उसी ऑर्बिटल में भरा, सेम स्पिन का भर दिया, ठीक है। तो अब अगर ये +1/2 था तो ये भी क्या हुआ +1/2 हुआ, ठीक है। अच्छा 3s होने के नाते, सेम ऑर्बिटल होने के नाते वो 3 क्वांटम नंबर तो ऑलरेडी मैच कर ही रहे, और ये क्वांटम नंबर मैंने जानबूझ के या मान लो गलती से मैच करवा दिया, ये भी +1/2 कर दिया, ये भी +1/2 कर दिया, तो क्या पॉलीज रूल ये अलाउ कर रहा है? क्या पॉलीज रूल ये अलाउ कर रहा है कि ऐसा हो पाएगा? ठीक है। तो ऐसा करने से तो चारों सेट आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, जो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको हमें करना होगा क्रॉस, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इस लाइन को जो मेन स्टेटमेंट है उसको वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसे नहीं भरा, चलो मान लो ऐसे भर देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, एक +1/2 हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो है -1/2 हो गया। क्या ये वैलिड है? ठीक है, वैलिड है भाई, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। एटलीस्ट इस लाइन को, इस रूल को वॉयलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक +1/2 होने और एक -1/2 होने से उनकी जो 4th क्वांटम नंबर एटलीस्ट क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो भले ही ये 3 क्वांटम नंबर मैच करेंगे लेकिन ये 4th क्वांटम नंबर क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है। अब अपने चलो ये इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब अपने मेरा मन किया कि नहीं इसके अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने जाऊँ, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसको या तो मुझे क्लॉकवाइज के स्पिन के साथ रखना होगा या मुझे क्या है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ रखना होगा। मतलब मुद्दे के बाद +1/2 है ही है, -1/2 है, तो या तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को, अब 2 ही केस पॉसिबल होते हैं, तो या तो तीसरे को मुझे +1/2 देना होगा या तीसरे को मुझे क्या है -1/2 देना होगा। पर उस दोनों केस में वो किसी ना किसी एक के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। तो ऑलरेडी 3 क्वांटम नंबर मैच कर रहे थे, 4th इस केस में गारंटीड है कि मैच करेगा क्योंकि तीसरा ऑप्शन होता नहीं है, 2 ही ऑप्शन होते हैं अपने पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये काम भी नहीं कर सकते, एक ये नहीं कर सकते, एक ये नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ नहीं भर सकते, और 2 के बाद तीसरा भरने जाओगे तो तीसरा हर हालत में किसी पहले 2 में से किसी न किसी के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो अब इस रूल को अल्टीमेटली अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, ये मेन स्टेटमेंट थी, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या समझ में आता है, या आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि हम एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। हम एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों की स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसकी एक सेकंड स्टेटमेंट और लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलो बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ। हाँ भाई लिखिए, इसमें इसकी सेकंड स्टेटमेंट है, जो पहले लिखे हो ये उतारने के बाद लिखना, ठीक है। पहली स्टेटमेंट उतारने के बाद, इसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखोगे, इसी से जो चीज़ समझ में आई है, ठीक है। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, ठीक है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, ठीक है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑल्सो विद अपोजिट स्पिन, दैट ऑल्सो विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, दैट ऑल्सो विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, मैंने ज़्यादातर टीचर लोगों को ये लाइन बच्चों को डायरेक्ट रटवाते देखा कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों की स्पिन होनी चाहिए अपोजिट। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ फॉलो कर रहे हैं उसकी मेन स्टेटमेंट को, तो आप ऑटोमेटिकली आप खुद से उस कंक्लूजन पे निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, आप खुद देख रहे हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा क्या, ये ऑप्शन। ठीक है, और इस ऑप्शन से आप खुद अपने आप से डिसाइड कर लिए कि एक ऑर्बिटल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं और दोनों की स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें। तो पॉलीज रूल ने अपना वो कन्फ्यूजन, वो प्रॉब्लम दूर कर दी। पॉलीज ने बता दिया कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं मैक्सिमम। ठीक है, और उनकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलीज रूल का अपना काम हो गया, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का काम उसने सिखा दिया। अब अपना बचता है कि अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, या सेम एनर्जी के अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, 3 सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो पॉलीज रूल लिख लो इसको अच्छे से, उसके बाद देखते हैं अपने। हाँ भाई, तो अब अपने नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ठीक है, और वो रूल है अपने पास आप वाउ रूल। आप वाउ रूल। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो अपने पास इतने अच्छे अच्छे नाम होते हैं, संदीप, राहुल, रमेश। ठीक है, सबसे अच्छा तो चलो संदीप ही है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं उन लोगों को क्या रहता है, कैसे कैसे नाम लिखते हैं भाई। ठीक है, घर पे अगर कहीं 2-5 लोगों के सामने बोलोगे तो आप लोगों के पेरेंट्स बोलेंगे कि पता नहीं बच्चे को पढ़ने भेजा था और कुछ और ही बना दिया। क्या बना दिया वो समझ रहे हो, आप बाऊ। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें आप बाऊ रूल। ठीक है, तो आप बाऊ रूल क्या है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो इसने वो सीधा डायरेक्ट प्रॉब्लम दूर कर दी। ठीक है, इसका कहना है, इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल में उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, लिख लो अपनी कॉपी पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड in the orbitals in the orbitals electrons are filled in the orbitals in increasing order of their energy increasing order of their energy starting with lowest energy first, starting with lowest energy first lowest energy first। ठीक है, तो electrons are filled in the orbitals in increasing order of their energy starting with lowest energy first। ठीक है, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी कौन है, 1s है। ठीक है, तो 1s से स्टार्ट करते हुए बाद में जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है उसी ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक है, मैं एक बार फिर चाहूँगा कि आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने दिमाग में याद रखें। ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 1s आएगा, 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, 2p के बाद जो है 3s, 3s के बाद 3p, यहाँ तक तो सब सीक्वेंस में ही चल रहा है। 3p के बाद हम लोग 3d एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि 3d या 4d एक सेल के बाद आता है। तो 3p के बाद हमें देना होगा 4s 4s के बाद जो है 3d आएगा, 3d के बाद जो है 4p आएगा, 4p के बाद अपने पास आएगा 5s, 5s के बाद 4d और 4d के बाद 5p। उसके बाद आपके पास आएगा 6s, 6s के बाद वो बेचारा, ठीक है, जिसको मैंने बेचारा बोला था, 6s, फिर आएगा 4f, 5d, फिर आएगा 6p, फिर अल्टीमेटली आएगा 7s, 7s के बाद फिर 5f, फिर 6d, अल्टीमेटली 7p
पी। तो ये एनर्जी ऑर्डर जो है आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। इस एनर्जी ऑर्डर को बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना होगा आपको, ठीक है। अच्छा, कोई भी हमेशा आप देखिए पी पे चीज़ें ख़त्म होगी, एस से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये कहाँ पे ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ 2p पे, 1 में तो p होता नहीं है तो उसकी बात छोड़ो। ये 2p पे ख़त्म हुआ तो 3s से स्टार्ट हुआ, 3p पे चीज़ ख़त्म हुई तो 4s से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 4p पे ख़त्म हुआ तो 5s से स्टार्ट हुआ, 5p पे ख़त्म हुआ तो 6s से स्टार्ट हुआ, और 6p पे ख़त्म हुआ तो 7s से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल वगैरह भी आप देखते हो वो हमेशा क्या है, s से शुरू होती है, p पे ख़त्म होती है, s से शुरू होगा, p पे ख़त्म होगा, s से शुरू होगा, p पे ख़त्म हुआ, s से शुरू होगा और p पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कोई भी सेल का जो नया सेल स्टार्ट होता है, ठीक है, वो s से स्टार्ट होगा, और जब वो ख़त्म होगा तो वो p पे ख़त्म होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप से, बाद में 4d भर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन नया सेल स्टार्ट होने से पहले वो p पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है कि s से पीरियोडिक टेबल भी देखते ही हो, s से स्टार्ट होता है और p पे जो है ख़त्म होता है, d और f बीच में आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो अबव रूल तो बहुत सिंपल है। अबव तो सीधा सीधा बोल रहा है कि भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे जाएंगे, 1s से स्टार्ट करके भरे जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग हुन्स रूल ऑफ पूरा अगर करोगे हुन्स रूल के साथ इसको, अगर पूरा इस लाइन को लिखना चाहोगे, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अपना एक लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा, वो ये रूल जो है वो उस प्रॉब्लम को दूर कर देगा, ठीक है। कैसे उस प्रॉब्लम को दूर कर देगा जरा देखते हैं हाँ भाई, तो पहले तो मैं इसमें जो इसका रूल है, जो इसकी कंडीशन है, वो इसके नाम में, पूरे नाम में ही आ जाती है, ठीक है। एक तो वर्ड आ रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जो डीजनरेट ऑर्बिटल में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बनती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक सिंगल टर्म है, ठीक है, मैक्सिमम वर्ड अलग से जोड़े हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो बनती है, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने पर, वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। उसी कन्फिग्रेशन को हम लोग सही कन्फिग्रेशन मानेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात को सुनिए, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इसको भी मैं दो तरीके से कराऊंगा, जैसे पॉलीज में करवाया था, ठीक है। एक तो इसकी मेन स्टेटमेंट, एक उसको फिर सिंपल करके जो उसका आउटकम बनेगा, ठीक है। तो मेन स्टेटमेंट क्या है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के दौरान उसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। आप लोग इसको जस्ट याद रखें, एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये है 2 टाइम्स mod ऑफ s+1, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है 2 टाइम्स mod ऑफ s+1, जो जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। ये यहाँ पे जो हम mod s लिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे टोटल स्पिन, इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग टोटल स्पिन, ठीक है। टोटल स्पिन से क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मान लो मेरे पास डी है, डी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। मान लो उसमें मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर रखे हैं, ठीक है, अभी मैं बस भर दिए, ठीक है। अब अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे हुए हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, +½ दूसरे के लिए -½ फिर यहाँ +½ लिख के चल रहा हूँ सबको, ठीक है, +½ और +½ ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ इसमें अगर बात करें सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिटल में, इधर वाले में,
ठीक है। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, बाकी सब स्पिन आपस में क्या हो रही है, एडअप हो रही है, ठीक है। और एडअप होने से जो टोटल स्पिन बनेगी, जिसको मैं मॉडस से लिखा हूँ, ठीक है, जो टोटल स्पिन बनेगी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 बार हाफ हाफ जोड़ेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया, ठीक है। तो टोटल स्पिन का क्या मतलब होता है, टोटल स्पिन जो डीजेनरेट ऑर्बिटल में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन को टोटल कर लीजिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस रखते हुए, माइनस है तो माइनस रखते हुए, ऑब्वियसली बात है अपोजिट होगा तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 के बराबर नेट बच गया, और 4 को अगर प्लस हाफ में जोड़ रहे हैं 4 बार तो आ गया अपने पास 2, ठीक है। तो ये चीज़ ये टोटल स्पिन है, ठीक है, टोटल स्पिन। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब हुआ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ इसके अकॉर्डिंग हो गई 2 × 2 + 1 यानी 5, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, पहले तो उस वर्ड को समझिए, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, एक मैथमेटिकल टर्म है, 2 टाइम्स ऑफ मॉडस प्लस 1। मॉडस क्या है, टोटल स्पिन। टोटल स्पिन क्या है, टोटल स्पिन जो भी ऑर्बिटल में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनकी स्पिन का सम कर लीजिए, वो टोटल स्पिन है। प्लस है माइनस है तो वो कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे भरे हुए हैं तो इनकी नेट स्पिन जो बन रही वो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाने के बाद ये बाकी जो 4 बार प्लस हाफ है उससे बनी 2, ठीक है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी बनी अपने पास 5, ठीक है। तो पहले तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझिए, ठीक है। और हुन्स रूल का जो मेन स्टेटमेंट है मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, मतलब बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए ऑर्बिटल्स में कि उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या बने, मैक्सिमम बने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए कि उनकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बने वो मैक्सिमम बने, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम सिंपल करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पॉलीज रूल में किया था। अब इसका एक जो मेन कंक्लूजन क्या निकलता है उस कंक्लूजन पे आते हैं। अभी तो हम लोग जो हुन्स रूल का मेन कंक्लूजन है उस पे आ रहे हैं, ठीक है। उसमें देखिए, अब मान लिए मेरे पास ये 3p है, ठीक है, या p सब सेल है, ठीक है। तो p सब सेल में मान लो ये ऑब्वियस बात है, p सब सेल के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर है, ठीक है। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने ऐसे भर दिया, किसी एक ऑर्बिटल में तो भर ही सकते हैं, ठीक है, और वो हम लोगों ने भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, चलो वो काम खत्म, एक तो भरना था, किसी एक में रखना था, रख दिया, ठीक है। अब मेन पॉइंट है कि अब इसमें मैं अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रखने जाऊँ तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए मेरे पास कई केस बनेंगे, ठीक है। एक केस बनेगा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने इसी ऑर्बिटल में ला के पेयर कर दिया, ठीक है। एक केस बनेगा कि इलेक्ट्रॉन को मैंने दूसरे किसी ऑर्बिटल में रखा, ठीक है, और सेम स्पिन के साथ रखा, ठीक है, डीजेनरेट सेट में। एक केस क्या बनेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन दूसरे में रखा लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ में, ठीक है। तो मेरे पास 3 केस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन 3 केस के अकॉर्डिंग अगर ये प्लस हाफ है, ये क्या है, माइनस हाफ है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल स्पिन कितना हो गया 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s + 1, 2 × 0 + 1 आ गया 1, ठीक है। इस केस में टोटल स्पिन कितना बना अपने पास, इस केस में टोटल स्पिन बना ये प्लस हाफ, ठीक है। ये वैल्यू भी अपने पास कितनी है, प्लस हाफ, ठीक है। तो जो टोटल स्पिन बना अपने पास वो बना 1, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बनी वो कितनी बनी, 2 × 1 + 1 यानी ये बना 3, ठीक है। उसके बाद अपने अगर इस पे आए, इसके अकॉर्डिंग टोटल स्पिन कितनी बनी, इसमें फिर बनी 0, ठीक है, प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन बना 0, ठीक है। फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी बनी जो वो बनी 1, ठीक है। तो अब बताइए हुन्स रूल के अकॉर्डिंग कौन से कन्फ्यूरेशन को सही माना जाएगा, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को सही माना जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बोला है स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यहाँ 1 है, नहीं है, यहाँ 1 है, नहीं, ठीक है, यहाँ 3 बन रही है जो इन 3 केस में मैक्सिमम है, ठीक है। तो यही वो केस होगा जहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। अब बताइए आप लोग आराम से सोचिए, समझिए इसको कि क्या कंक्लूजन निकला, क्या उसको हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। क्या हम लोग पेयरिंग कर सकते डायरेक्ट, क्या डीजेनरेट ऑर्बिटल में हम डायरेक्ट पेयरिंग करना स्टार्ट कर दें, नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना होगा, एक रखना होगा। अब एक रखने में भी 2 ऑप्शन थे, या तो सेम स्पिन के साथ रखें या
अपोजिट स्पिन के साथ रखें, तो अपोजिट स्पिन वाले को भी हमको क्या करना पड़ा, क्रॉस करना पड़ा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बचा क्या, ये बचा। ठीक है, कि पहली बात क्या है कि हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट पेयरिंग पे नहीं आ जाएंगे। ठीक है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, अब मान लो ये 3 ऑर्बिटल हैं, तो हमने 1 भरा, 2 भरा, तीसरा भी रखना होगा तो यहाँ रखेंगे। हाँ, फिर फोर्थ के बाद तो अपनी मजबूरी हो जाएगी कि किसी के साथ पेयर करना ही होगा। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को तो पेयर करना ही होगा। ठीक है, लेकिन जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं वो तो हम लोग एक एक करके रखेंगे। डी में जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं वो एक एक करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या मतलब बनकर आया कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस until all the degenerate orbitals are singly occupied. ठीक है, एंड ऑल्सो एक कंडीशन और जोड़ रहे हैं, एंड ऑल्सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम स्पिन। ठीक है, 2 लाइन जो बोली हम लोगों ने, ठीक है, कि एक तो हम लोग पेयरिंग नहीं कराएंगे, कब तक नहीं कराएंगे, जब तक सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ठीक है, तब तक हम पेयरिंग का नहीं सोचेंगे। दूसरी चीज़, उसके बाद अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 ही हैं तो इन दोनों की स्पिन जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोगों ने डी में हैं, डी में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 में तुमने मान लो 7 इलेक्ट्रॉन भरती है। ठीक है, 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, 4, 5, तो पहले तो सेम स्पिन के साथ भरे, फिर ये करा पेयरिंग 6ठे से 7वें से, तो बाकी 3 जो बच रहे हैं उनकी स्पिन अल्टीमेटली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि इन 3 में 2 क्लॉकवाइज है, 1 एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल में पेयरिंग, ठीक है, इस लाइन को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस until all the degenerate orbital are singly occupied, and also unpaired electron in degenerate orbital must have same spin। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो भी पॉलीज रूल बताया या होम्स रूल बताया, ठीक है, उसकी 2 टाइप की स्टेटमेंट बताई, एक जो उसकी मेन स्टेटमेंट है, एक जो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम लोग आप अपने आप से खुद से कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे। आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको खुद फील आ जाएगा कि हाँ भाई 2 ही आएंगे। ठीक है, इसी टाइप से इसमें आपको फील आ जाएगा कि हमें पेयरिंग नहीं करनी है तब तक जब तक एक एक ना हो जाए। ठीक है, आपको ये भी फील आ जाएगा कि हमें स्पिन क्या रखनी है, सेम रखनी है, क्योंकि स्पिन अगर अपोजिट करके रखोगे तो स्पिन कैंसिल होगी, स्पिन कैंसिल होगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी जो है कम हो जाएगी, जबकि हमें उसे रखना है मैक्सिमम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ भाई, तो अपने इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल है वो डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे भरना है, अपनी 3 प्रॉब्लम थी, तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, सेम एनर्जी के अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है। एक ऑर्बिटल वाली प्रॉब्लम को दूर किया पॉली ने, अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल की प्रॉब्लम को दूर किया आप बहू ने। ठीक है, सेम एनर्जी के अलग अलग ऑर्बिटल वाली डीजेनरेट ऑर्बिटल वाली प्रॉब्लम को दूर किया हुंस ने। ठीक है, अब इतना कुछ हो लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन भरने का रूल सीख लेने के बाद हम लोग बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने पे आ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के दौरान सबसे पहले जो सिंपल मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है डिब्बा मेथड। ठीक है, डिब्बा मेथड, बॉक्स मेथड। ठीक है, उसमें मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बॉक्स बना के जो एनर्जी के ऑर्डर में होता है उसी ऑर्डर में बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, 1s, फिर 1s से ज़्यादा एनर्जी हुआ 2s का, 2s से ज़्यादा एनर्जी हुआ 2p का, लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी बराबर है, और बराबर है इसलिए तीनों को एक साथ दिखाएंगे हम लोग। इसको अलग अलग दिखा रहे हैं, यहाँ तीनों को साथ दिखा रहे हैं क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है। 2p के बाद अपने पास केस आएगा 3s, 3s के बाद अपने पास केस आएगा 3p। ठीक है, 3p के बाद 3d नहीं आएगा एनर्जी ऑर्डर में। ठीक है, 3p के बाद एनर्जी ऑर्डर में आएगा 4s। ठीक है, 4s के बाद जो एनर्जी ऑर्डर आएगा वो आएगा 3d का, 3d के बाद वापस आएगा 4p। ठीक है, उससे आगे मुझे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डिब्बा मेथड बोल रहा हूँ, बॉक्स मेथड बोल रहा हूँ। बॉक्स बना लिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और 4p का। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको देखिए,
जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जेड कितना 1, ठीक है, और हाइड्रोजन का जेड 1, तो इसको 1s से भरना स्टार्ट करना था आप वाउ के अकॉर्डिंग, तो ये तो सिंपली 1s1 होके रह गया, ठीक है, 1s1 वो जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर हुआ 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 भरने के बाद उसी में अपने पास दूसरा रखने की अभी पॉसिबिलिटी है, तो हमने रख दिया, अपोजिट स्पिन के साथ रख दिया, तो ये हो गया 1s2, ठीक है। उसके बाद अपने पास है लिथियम, ठीक है, जिसका जेड हुआ 3। अब जेड 3 के केस में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, 2 भरा, ठीक है, 2 भरने के बाद में अब यहाँ 1s में और एक्स्ट्रा नहीं रख सकते 1s2, ठीक है, तो अब अपने को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे जाना होगा। नेक्स्ट कौन है 2s, तो 2s में आपने भरा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 और 2s1, ठीक है। ये हुआ आपके पास किसका, लिथियम का। लिथियम के बाद आप गए बेरिलियम पे, बेरिलियम का जेड हुआ आपके पास 4, ठीक है, तो अगर ये 4 हुआ तो इसी में आप 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, ठीक है, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ठीक है, 1s2 और 2s2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा, 1s1, 1s2, 1s जो भी है, हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2, 2s1, बेरिलियम का जो है 1s2 और 2s2, ठीक है। अब आए जैसे बोरोन पे, ठीक है, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके एटॉमिक नंबर हुआ आपके पास 5, ठीक है, और 5 हुआ तो उसको कैसे भरे, पहले भर दिए 1s में 1s2, 1s2, ठीक है, उसके बाद आप भर दिए 2s में 2s2, ठीक है। अब ये यहाँ पे और एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, तब आपको इस नेक्स्ट पे आना होगा 2p में, ठीक है, तो 2p में आना होगा, 2p में आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2p1, तो बोरोन का हो गया आपके पास 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है। अच्छा भले ही आप लोगों को ये आसान लग रहा होगा, लेकिन अब मैं कार्बन का जब कराने जा रहा हूँ, तो कार्बन पे मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उन क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, ठीक है। कार्बन का मैं जब कराने जा रहा हूँ तो मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए आप लोग कार्बन का केस, कार्बन जिसका जेड कितना हुआ 6, ठीक है। सभी लोग देखें इसको, भले ही आसान लग रहा होगा आप लोगों को कि कार्बन ही तो है। हाँ भाई, तो कार्बन के केस में सबसे पहले किस में भरा, 1s में 1s2 हो गया, उसके बाद आपने भरा 2s2 में, ठीक है, 2s2 हो गया। अब आपने भरना है 2p में, ठीक है। अब 2p में जब भरने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं कई तरीके से इसको लिखूँगा, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और गलत है तो वो कौन से रूल के अगेंस्ट जाने से गलत है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ 1 भरा, 1 यहाँ भरा, ठीक है, इसके बाद मैंने 1 यहाँ रखा, ठीक है, 1 यहाँ रख दिया, 1 मैंने यहाँ रखा, ठीक है, 1 यहाँ रख दिया, ठीक है, इस पिन के साथ, या 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रख दिया, ठीक है, या फिर मैंने 1 यहाँ रखा है, ठीक है, और 1 यहाँ रखा है, ठीक है, उसी में। उसके बाद देखिएगा इसी 2p वाले केस को मैं यहाँ भी बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं होने की वजह से नीचे मैं इस साइड में बना रहा हूँ, बस है वही चीज़, उसी को लाइन से नीचे की तरफ उतारते जाइए, ठीक है। तो 1 मैंने यहाँ रखा, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, उसके बाद 1 मैंने ऐसे रखा, दूसरा मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, और एक केस मैंने ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉन एक तो p में रखा 2p में, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन को 2p के बजाय मैंने रख दिया 3s में, ठीक है। तो कौन सा कन्फिग्रेशन कार्बन का जो है वो ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में सही होगा, ठीक है, तो ये अपने को डिसाइड करना, और गलत होगा तो किस कारण से गलत होगा, कारण साथ में सोचना है। थोड़ी देर इसको पॉज करके देखिए इन सबको अच्छे से, कौन सा गलत है कौन सा सही है, और जो गलत है उसका किस रूल के अगेंस्ट जाने से, पॉलिस के अगेंस्ट, अबाउ के अगेंस्ट, हुम्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसको पॉज करके एक बार सोचिए आप। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोग देखिए इसको, ठीक है। ये तो ऑब्वियस बात है, बहुत लोगों को सही लग ही गया होगा, ठीक है। 1p में दिखाना था, पेयरिंग नहीं करनी थी, पेयरिंग नहीं करे, ठीक है। उसके बाद हमने
वो स्पिन भी सेम रखनी थी, वो भी कर दिए। ठीक है, तो ये तो आपको सही लग ही रहा है, सही है भी। और जनरल आदत अपनी यही होती है 1s2 या 2s2 करने के बाद पी में ऐसे ही 2 भरते हैं। ठीक है, अच्छा क्या बताइए, ये गलत है, यहाँ तो एक बॉक्स बीच में खाली छोड़ दिया, तो इसका मतलब तो आप रूल वायलेट हो गया। गलत है या सही है? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है ये या इस ऑप्शन को भी, ठीक है, कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, जबकि ये गलत है नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। वो इस बात को नहीं फील करते कि ये हमारी आदत बनी हुई है ऐसे लिखने की, लेकिन आदत बनी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हो गया। ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं? ये तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट हैं। ठीक है, तो अगर ये डीजनरेट ऑर्बिटल हैं तो क्या इनमें, इसमें या इसमें रखने से कोई रूल वायलेट हो रहा है? ठीक है, कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा। ठीक है, हुंस रूल भी वैलिड है, पेयरिंग नहीं कराए, स्पिन भी सेम रखे, हुंस रूल वायलेट है। डीजनरेट में आप रूल की बात ही नहीं करनी होती। ठीक है, पॉलिज रूल भी वायलेट नहीं हो रहा। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है यहाँ पे? कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा। ठीक है, आपको समझना होगा ना कि ये तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट है, तो चाहे मैं px और py में रखूँ, चाहे मैं py pz में रखूँ, चाहे मैं px और pz में रखूँ, और स्पिन सेम रखनी है, तो मुझे ये थोड़ा ना बोला गया कि इसी टाइप की स्पिन रखनी है, क्लॉकवाइज ही रखनी है या केवल एंटी क्लॉकवाइज रखनी है। मैं क्लॉकवाइज भी रख सकता हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकता हूँ, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इवन ये भी सही है। ठीक है, क्या ये सही है? इसमें तो हमने पेयरिंग करा दी भाई। ठीक है, तो पेयरिंग करा दी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है गलत है, और आप लोग नोट करोगे किसके अगेंस्ट जाने से गलत है ये। ऑब्वियस सी बात है हुंस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हुंस रूल के अगेंस्ट गया, क्यों गया? क्योंकि हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमें पेयरिंग नहीं करानी होती तब तक जब तक सब में एक एक ना हो जाए। ठीक है, तो ये हुंस रूल के अगेंस्ट जाने से गलत हो गया। ठीक, अब आते हैं अपने इस वाले कन्फिग्रेशन पे, क्या ये सही है? ठीक है, नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर भी वैसा ही कुछ हो गया जो हुंस रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, हुंस रूल केवल पेयरिंग को नहीं रोकता, हुंस रूल ये भी कहता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल में एनपेड इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होनी चाहिए, जबकि यहाँ क्या हो गई है? अपोजिट स्पिन हो गई है। ठीक है, तो ये भी क्रॉस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसके बाद ये तो डायरेक्ट ही गलत है। किसके अगेंस्ट जाने से गलत है? ये पॉलिज रूल के अगेंस्ट ही हो गया। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, लेकिन स्पिन कैसी रखनी होती है? अपोजिट। ठीक है, तो ये हुंस के अगेंस्ट जाने से हुआ, ये किसके अगेंस्ट जाने से हुआ? पॉलिज के अगेंस्ट जाने से हुआ। ये जो कन्फिग्रेशन है ये ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है और किस रूल के अगेंस्ट जाने से गलत है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये अलग एनर्जी है, ये अलग एनर्जी है। 2p और 3s में तो अलग एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने p वाले को खाली छोड़ के इलेक्ट्रॉन को भेज दिया 3s में, जबकि अब रूल के अकॉर्डिंग हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते जाना है। ठीक है, तो जब तक p खाली है तब तक हम 3s में कैसे चले जाएंगे? अभी लोअर एनर्जी खाली है और आप हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, तो ये भी किसके अगेंस्ट जाने से गलत है? अब रूल के अगेंस्ट जाने से गलत है, ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अपने पास देख लीजिए, इसमें और इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, ये चारों एक चीज़ है। अपनी जनरल आदत इसकी बनी हुई होती है। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कार्बन तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आसान होगा, फिर भी क्वेश्चन तो बनते हैं, उनका जवाब भी देना पड़ता है। ठीक है, तो कार्बन पे ही आप देख लो कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ, उसको एक्सप्लेन किया हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आते हैं। ठीक है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, अभी इसको तो मैं रूल ही मान के चल रहा हूँ। हुंस रूल का डिस्क्राइब किया है, पॉलिज रूल डिस्क्राइब हो गया, इसमें अब रूल हो गया। ठीक है, अब जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सीखना आप लोगों को, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाता हूँ।